हेलो एवरीवन, दिस इज कार्तिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियो हीलिंग टच। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बायोमैकेनिक्स का, जो कि है रिस्ट एंड हैंड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो अगर हमारी पूरी जो सारी एक्टिविटीज़ है डेली लाइफ की, तो वो हम किसकी वजह से परफॉर्म कर पाते हैं? हमारे रिस्ट और हमारे हैंड की एक्टिविटीज़ की वजह से। अगर मैं एक कोई कैन लूँ तो उसको मैंने कैसे ग्रिप किया? विद द हेल्प ऑफ माई हैंड। इसकी हैंड की वजह से मैं इसको ग्रिप करके रख पा रही हूँ, मैं अपने फिंगर्स की वजह से इसको ओपन कर पा रही हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ हैंड एंड फिंगर्स एंड रिस्ट, इनकी वजह से हम डोर ओपन कर पाते हैं, हम कुछ लिख पाते हैं। अगर ये हमारे पास जॉइंट्स नहीं हो तो हमारी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऐसी है जो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और ये जो शोल्डर और एल्बो जॉइंट है, इनका बेसिकली क्या काम होता है? मेरे हैंड को उस ऑब्जेक्ट के पास में लेके जाना, जिसको भी मेरे को मैनिपुलेट करना है। तो हमारे जो शोल्डर और एल्बो क्या होते हैं, जो भी जिस भी पॉइंट के पास में हमें जाना होता है, जिस भी पॉइंट को हमें मैनिपुलेट करना होता है हैंड के थ्रू, तो उसके पास में लेके जाने के लिए, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमें जहाँ पे भी जाना है, तो हमारे उसको रीच करने के लिए हमें शोल्डर और एल्बो की ज़रूरत होती है उस पॉइंट पे रीच करने के लिए। लेकिन अगर मैं मेजर रोल की बात करूँ, रिस्ट कॉम्प्लेक्स का जो मेजर फंक्शन है उसकी बात करूँ, तो ये मेंटेन करके रखता है लेंथ टेंशन रिलेशनशिप को। अब इसको आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। लेंथ टेंशन रिलेशनशिप यानी कि क्या होता है कि हमारे जैसे ये जो फ्लेक्सर मसल्स है, यानी कि मेरे मीडियल कॉन्डाइल से जो फ्लेक्सर मसल्स निकल रहे हैं, जो कि जाके फिंगर को फ्लेक्स करेंगे, तो वो बहुत सारे जॉइंट्स से गुजर रहे हैं। यानी कि मेरी जो कार्पल बोन्स है उससे गुजर रहे हैं, मेटाकार्पल जॉइंट से गुजर रहे हैं, मेरे पीआईपी डीआईपी जॉइंट से गुजर रहे हैं। तो इतने सारे जॉइंट्स को गुजर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे भी अपना फ्लेक्शन करूँ, रिस्ट फ्लेक्शन करूं और फिंगर्स भी फ्लेक्स करूं अब, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि मेरी जो फिंगर्स है वो पूरी तरीके से फ्लेक्स नहीं हो पा रही है, मैं पूरा जो फिस्ट है वो नहीं बना पा रही हूँ। और इसका रीज़न क्या है? मेरी जो मसल्स है वो एक्टिव इनसफिशिएंसी के अंदर चली गई है। यानी अगर कोई मसल बाई आर्टिकुलर है, यानी कि वो एक से ज़्यादा जॉइंट्स को क्रॉस कर रही है और उन सारे जॉइंट्स पे वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो वो क्या होगी? अपना पूरा प्रॉपर और आउटपुट नहीं दे पाएगी। और इसी वजह से अगर मैं को फिंगर फ्लेक्स करना है तो हमारा जो रिस्ट है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन के अंदर चला जाता है और इस इनसफिशिएंसी को आना ही नहीं देता। तो ये इसका बहुत ही मेजर रोल है। इसी वजह से कभी भी अगर मुझे फिंगर फ्लेक्स करने होते हैं तो मेरा जो रिस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन के अंदर चला जाता है, ताकि ये इनसफिशिएंसी आए नहीं। तो इस वजह से जो रिस्ट का ये जो बहुत ही ज़्यादा मेजर वर्क होता है, और इसी वजह से हम हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपरली कर पाते हैं विदाउट दिस एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी। सबसे पहले बात करते हैं रिस्ट कॉम्प्लेक्स की। तो ये है हमारा रिस्ट कॉम्प्लेक्स, ब्यूटीफुल डायग्राम जस्ट लाइक मी। तो जो रिस्ट कॉम्प्लेक्स है बेसिकली टू जॉइंट के आर्टिकुलेशन से बना है। तो जो फर्स्ट आर्टिकुलेशन है वो होता है, ये हमारी रेडियस है, ये अल्ना का डिस्टल एंड है। तो जो रेडियस का जो डिस्टल एंड होता है उससे, और ये जो कार्पल बोन्स है, हमारी कार्पल बोन्स के दो रोज होती है। तो ये जो है वो ये प्रॉक्सिमल रो है और ये वाली जो रो है वो डिस्टल रो है। तो हमारी जो प्रॉक्सिमल जो कार्पल की रो होती है उससे रेडियो कार्पल जॉइंट फॉर्म होता है, ये रेडियस और ये प्रॉक्सिमल रो कार्पल की। तो इससे हमारा क्या जॉइंट फॉर्म होता है? रेडियो कार्पल जॉइंट। तो जो रिस्ट कॉम्प्लेक्स है उसके दो आर्टिकुलेशन, दो जॉइंट के आर्टिकुलेशन से ये फॉर्म होता है। तो जो फर्स्ट है वो है रेडियो कार्पल जॉइंट और जो सेकंड है वो है मिड कार्पल जॉइंट। मिड कार्पल नाम से पता चल रहा है, यानी कि दो कार्पल्स दोनों आपस में ज्वाइन हो रही है, तो उसको बोला है मिड कार्पल। यानी कि जो प्रॉक्सिमल और जो डिस्टल रो है कार्पल बोन्स की, ये दोनों आपस में जो आर्टिकुलेट होकर जॉइंट फॉर्म कर रहा है उसको बोला गया है मिड कार्पल जॉइंट। तो यानी कि मिड कार्पल और रेडियो कार्पल जॉइंट, इन दोनों से क्या फॉर्म हो रहा है? रिस्ट कॉम्प्लेक्स। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अल्ना भी तो है यहाँ पर, बट अल्ना क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रही है? क्योंकि अल्ना की जो लेंथ होती है वो स्मॉल होती है एज कंपेयर टू रेडियस, तो इस वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करती है रिस्ट जॉइंट के अंदर, आर्टिकुलेशंस के अंदर। हम सबसे पहले बात करते हैं रेडियो कार्पल जॉइंट की। जो मिड कार्पल जॉइंट है उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो रेडियो कार्पल जॉइंट के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकुलेशंस की। यानी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि प्रॉक्सिमल कार्पल रो से बना हुआ है और रेडियस से बना हुआ है, तो इसके अंदर क्या क्या बेसिकली स्ट्रक्चर्स है, किस किस के साथ में आर्टिकुलेट कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियस की। तो इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है रेडियस
और उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं TFCC, यानी कि ट्रायंगुलर फिब्रो कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एल्बो जॉइंट के अंदर बताया था। तो एल्बो जॉइंट कॉम्प्लेक्स की अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उससे भी जाके चेकआउट कर लेना। और ये जो TFCC है इसको हम रेडियो अल्नार डिस्क भी बोलते हैं। तो रेडियस TFCC जो ये ग्रीन के अंदर है, ये वाला पोर्शन, ये भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। और उसके अलावा स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रम, ये जो 3 कार्पल बोन्स होती है ये पार्टिसिपेट करती है रेडियो कार्पल जॉइंट को फॉर्म करने के अंदर। तो कौन किसके साथ आर्टिकुलेट हो रहा है इसके अंदर? अब यहाँ पर 2 फेसेट प्रेजेंट होते हैं, एक लेटरल साइड में होता है और एक मीडियल साइड के अंदर फेसेट प्रेजेंट होता है रेडियस बोन के ऊपर। तो जो लेटरल फेसेट होता है वो जाके आर्टिकुलेट करता है स्केफॉइड के साथ, जैसा कि आप देख सकते हो ये दोनों आपस में आर्टिकुलेट कर रहे हैं लेटरल फेसेट। अब जो मीडियल फेसेट है वो किसके साथ में जाके आर्टिकुलेट कर रहा है? ल्यूनेट के साथ में। तो ये ल्यूनेट के साथ में आर्टिकुलेट करता है। अब ये जो हमारा TFCC है यानी कि रेडियो अल्नार डिस्क, ये आप देख सकते हो 2 के साथ में आर्टिकुलेट कर रहा है। ये प्रीडोमिनेंटली तो ट्राइक्विट्रम के साथ जाके आर्टिकुलेट करता है, लेकिन अगर मैं न्यूट्रल रिस्ट में रखूँ, यानी कि ये न्यूट्रल है ना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन अल्नार रेडियल डेविएशन के अंदर, एकदम न्यूट्रल रिस्ट के अंदर है, न्यूट्रल रिस्ट पोजिशन के अंदर ये ल्यूनेट के साथ में भी आर्टिकुलेट करता है। लेकिन अगर सपोज करो कि मैं अल्नार डेविएट करूँ अपने रिस्ट को, तो फिर वो ज़्यादा ट्राइक्विट्रम के ऊपर ही आर्टिकुलेट करेगा, फिर वो ल्यूनेट के साथ में आर्टिकुलेट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं न्यूट्रल रिस्ट के अंदर रखूँ तो उसमें जो हमारा जो TFCC होता है वो ल्यूनेट के साथ में जाके आर्टिकुलेट करता है। तो ये जो होगी सारी आर्टिकुलेशंस के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया। अभी हम सिर्फ जो हमारी जो प्रॉक्सिमल आर्टिकुलेटिंग सरफेस है इसी के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारी रेडियस, और ये जो TFCC के से फॉर्म हुई है उसी के बारे में भी हम बात करेंगे। हमारी जो डिस्टल वाली आर्टिकुलेटिंग सरफेस है जो कि स्कैफोइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रम, इसके बारे में हम थोड़ी देर से बात करेंगे। तो ये जो हमारी प्रॉक्सिमल सरफेस है ये बेसिकली कॉनकेव स्ट्रक्चर है। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी जॉइंट फॉर्म होता है तो एक सरफेस कॉन्वेक्स होती है और एक सरफेस कॉनकेव होती है। तो हमारी जो ये प्रॉक्सिमल वाली जो सरफेस है जो कि रेडियस और TFCC से फॉर्म हुई है, तो आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर कॉनकेव शेप के अंदर है। तो ये कॉनकेव शेप की होती है, और जो हमारा डिस्टल वाला जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है ये कॉन्वेक्स शेप का है। आप देख सकते हो इसकी जो शेप है वो कॉन्वेक्स है। अब यहाँ पर 2 एंगल आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों के अगर इसके बारे में आया तो उस एंगल्स के बारे में भी ज़रूर लिखना। तो जो फर्स्ट एंगल है वो है अल्नार टिल्ट। अब इसका क्या मतलब होता है? अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी जो रेडियल वाली जो साइड है वो स्लाइटली ज़्यादा लॉन्गर है एज कंपेयर टू हमारी अल्ना, और इसी वजह से हमारी जो ये सरफेस है एकदम स्ट्रेट होने की बजाय स्लाइटली ओब्लिक है। यानी कि नॉर्मली अगर ये स्मॉल होती, ज़्यादा लेंथ में ज़्यादा नहीं होती, तो हमारी ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी। बट क्योंकि ये वाली जो साइड है ज़्यादा लेंथ में ज़्यादा है, उस वजह से यहाँ पे एक ओब्लिक लाइन बन रही है। और ये जो लाइन होती है यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ और फिर जो एक्चुअल में लाइन बन रही है उसको ड्रॉ करूं, तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, और ये होता है 25 डिग्री, और ये होता है अल्नार टिल्ट। यानी कि मेरी जो नॉर्मल रिस्ट की जो पोजीशन होती है वो स्लाइटली अल्ना की तरफ, मेरा जो रिस्ट है वो स्लाइटली अल्ना की तरफ डेविएटेड रहता है। यानी कि ये नॉर्मल 25 डिग्री अल्नार टिल्ट एक इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलता है। जो नॉर्मल हमारी जो रिस्ट होती है वो नॉर्मली अल्ना की तरफ स्लाइटली टिल्टेड रहती है। और ये जो होती है, अगर हम इसको लेंथ को मेजर करें तो ये 12 mm इसकी लेंथ होती है। यानी कि 12 mm जितना ये जो हाइट होती है इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्ना की जो साइड है उससे। और इसको बोलते हैं अल्नार टिल्ट, क्योंकि जो हमारा रिस्ट होता है वो स्लाइटली अल्ना की तरफ टिल्टेड होता है, बिकॉज कि जो रेडियस होती है उसकी जो लेंथ होती है वो स्लाइटली ज़्यादा होती है। उस वजह से जो हमारा हैंड है, हमारा जो रिस्ट है उस तरफ टिल्ट हो जाता है। दूसरा एंगल है उसके अंदर आपको, अब जो हम दूसरे एंगल की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है, बेसिकली ये वाली जो सरफेस होती है ये वोलर सरफेस कहलाती है, और ये वाली जो सरफेस है ये डॉर्सल सरफेस कहलाती है। नॉर्मली हमारी जो रेडियस होती है उसकी जो डॉर्सल सरफेस होती है वो ज़्यादा लेंथ में ज़्यादा होती है बजाय जो हमारी
वोलर सरफेस है। ये वाली जो है वो डॉर्सल सरफेस है, ये वाली जो है वोलर सरफेस है। तो जो डॉर्सल सरफेस होती है उसकी लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वोलर सरफेस। तो इस वजह से ये भी एक एंगल फॉर्म करती है। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँ और एक इसकी जो सरफेस ये फॉर्म कर रही है वो एक लाइन बनाऊं, तो ये दोनों एक बीच में एंगल फॉर्म करते हैं जो कि नॉर्मल होता है 11 डिग्रीज। ये नॉर्मल एंगल जो होता है, ये नॉर्मल एंगल हर इंडिविजुअल के अंदर देखा जाएगा, लेकिन ये जो एंगल्स अगर किसी के अंदर ज़्यादा है और कम है तो वो एबनॉर्मल कहलाता है। ये नॉर्मली ज़्यादा कम हो सकते हैं। अगर किसी के फ्रैक्चर हो गया तो फिर ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं इन एंगल्स के ऊपर और उस वजह से उनके अंदर डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिल सकती है। तो जो नॉर्मल एंगल होता है अल्नार टिल्ट का वो होता है 25 डिग्री, वोलर एंगल होता है नॉर्मली 11 डिग्रीज होता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है टीएफसीसी के बारे में। आपको रेस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर टीएफसीसी के बारे में लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्बो जॉइंट के अंदर था, उसमें भी बेसिकली डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट के अंदर। तो उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी डिटेल के अंदर बताया था टीएफसीसी के बारे में, लेकिन रेस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखना इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एल्बो जॉइंट के अंदर लिखना ज़रूर इंपॉर्टेंट है। लेकिन बुक के अंदर लिखा है, इस वजह से मैं आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बेसिकली टीएफसीसी जो है इसके दो कनेक्शंस होते हैं। जैसे कि ये हमारा टीएफसीसी है तो ये ऊपर एक लमाइना से अपर लमाइना से ज्वाइन हुआ हुआ होता है और एक नीचे लोअर लमाइना से ज्वाइन हुआ हुआ होता है। जो इसके अपर लमाइना है वो किससे फॉर्म होता है? बेसिकली डॉर्सल और अल्नार रेडियो अल्नार लिगामेंट से। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी अपने एल्बो जॉइंट वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो टीएफसीसी होता है वो किसके साथ ज्वाइन हुआ होता है? डॉर्सल और वोलर रेडियो अल्नार लिगामेंट्स के। तो अपर लमाइना जो होता है वो इससे कनेक्टेड होता है और जो लोअर लमाइना होता है वो बेसिकली हमारी मसल होती है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। तो एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस क्रॉस कर रही होती है उसी के पास से, तो वो अपने कुछ एक्सटेंशंस है वो भेजती है जो कि जाके कनेक्टेड होता है हमारे जो लोअर लमाइनास के थ्रू। तो ये छोटी सी चीज़ थी टीएफसीसी के बारे में। तो हमने अब प्रॉक्सिमल सरफेस की तो बात कर ली, रेडियस और टीएफसीसी की। अब हम बात करते हैं जो हमारी जो डिस्टल आर्टिकुलेटिंग सरफेस है रेडियो कार्पल जॉइंट की, जो हमारी डिस्टल सरफेस है उसके बारे में, जो कि फॉर्म हुई है स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्रैक्वेट्रम से। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि ये कॉन्वेक्स शेप फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो ये कॉन्वेक्स शेप फॉर्म करते हैं। और ये जो सारी कार्पल बोन्स है आपस में जुड़ी हुई होती है लिगामेंट्स के थ्रू, और इनके जो लिगामेंट्स है इन्हीं के नाम से बने हैं। जैसे कि स्केफॉइड और ल्यूनेट है, इन दोनों को जो जोड़ के रख रहा है उसको हम बोलते हैं स्केफॉइड ल्यूनेट इंटरओसियस लिगामेंट। इंटरओसियस का मतलब है इंटर का मतलब है बीच में, सेंटर में, और ओसियस का मतलब होता है बोन, यानी कि दो बोन के बीच में। और कौन सी दो बोन? स्केफॉइड और ल्यूनेट। और स्कैफो ल्यूनेट इंटरओसियस लिगामेंट। अब दूसरा जो लिगामेंट है वो ल्यूनेट और ट्राइक्वेट्रम को जोड़ता है, तो अब आप ही इसका नाम मुझे बताओ। ल्यूनो ट्राइक्वेट्रम और दो बोन के बीच में है तो इंटरओसियस लिगामेंट। तो ये हो गया ल्यूनो ट्राइक्वेट्रल इंटरओसियस लिगामेंट्स। तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं इन कार्पल बोन्स को बेसिकली ज्वाइन करके रखते हैं। अब इसके अंदर एक और छोटी सी बोन होती है जिसको हम बोलते हैं पिसिफॉर्म बोन। इसके अंदर उसका नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बेसिकली रिस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब कि आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। जो पिसिफॉर्म बोन होती है बेसिकली वो एक सिसमॉइड बोन होती है, और जो हमारी जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल होती है, जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस हमारी जो मसल ऐसे जा रही होती है तो ये इस बोन के थ्रू जाती है, और ये जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है उसका जो मूवमेंट आर्म होता है उसको इंक्रीज करती है ये सिसमॉइड बोन। जो पिसिफॉर्म बोन होती है उसका मूवमेंट आर्म इंक्रीज करने के अंदर हेल्प करती है। किस मसल का? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का। अगर आप ध्यान से देखो रेडियो कार्पल जॉइंट को तो इसकी जो प्रॉक्सिमल सरफेस है और इसकी जो डिस्टल सरफेस है ये आपस में पूरी तरह से आर्टिकुलेट नहीं कर रही है, यानी कि इनकी बहुत सारी ऐसी सरफेसेस है जिनसे ये दोनों आपस में आर्टिकुलेट नहीं कर रहे, जो सरफेसेस आपस में आर्टिकुलेट नहीं कर रहे। इस वजह से ये एक इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट कहलाता है। एक कॉन्ग्रुएंट जॉइंट क्या होगा? जब
एक सरफेस दूसरी सरफेस की जो सारे जो सरफेसेस है आपस में आर्टिकुलेट कर रही हो, आपस में मिल रही हो, तो उसे कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसे सरफेसेस है जो कि आपस में मिल नहीं रही है, तो इस वजह से इसको एक इनकॉन्ग्रुएंट जॉइंट बोलते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ जो 20% जो सरफेसेस होती है वो ही आपस में जॉइन होती है इसके अंदर, और इसके वजह से सिर्फ जो 20% एरिया होता है वो ही इसके अंदर आर्टिकुलेट कर रहा हो। और कुछ कुछ मूवमेंट्स होते हैं जिसके अंदर ये 40% तक चला जाता है, लेकिन मेनली ये 20% तक ही दोनों जो सर्फेसेस है आपस में मिलती है। बट ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अब यहाँ पे जो सर्फेसेस है वो मिल नहीं रही आपस में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब मैं जब अल्नार डेविएशन करूँगी तो उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है, जो हमारा रिस्ट और हैंड का जो मेन मोटिव है, वो काफ़ी सारा जो मूवमेंट है, प्रिसीजन मूवमेंट, ग्रिपिंग, काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। तो उस वजह से इसको काफ़ी अच्छी रेंज होनी इसके अंदर ज़रूरी है। तो अगर कम आर्टिकुलेट करेगी सर्फेसेस तो ये कैसे भी इसकी जो रेंज है वो इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पर अगर सरफेस जो है वो कम आपस में मिल रही है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो अल्नार की जो रेंज है, अल्नार डेविएशन की, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से जो इनकॉन्ग्रुएंसी है वो एक तरह से अच्छा है। अब यहाँ पर दो टर्म्स आती है, अल्नार पॉजिटिव वेरिएंस एंड अल्नार नेगेटिव वेरिएंस। तो अल्नार पॉजिटिव वेरिएंस का क्या मतलब है? पॉजिटिव, आप इसको याद रख सकते हो, पॉजिटिव यानी कि बड़ा, नेगेटिव यानी कि छोटा। यानी कि इसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं? अल्ना की लेंथ के बारे में, ना कि किसी और चीज़ के बारे में। यानी अल्नार नेगेटिव वेरिएंस का क्या मतलब है कि जो अल्ना है उसकी लेंथ रेडियस के कंपैरिजन में स्मॉल है। यानी कि अगर रेडियस इतनी साइज का है तो उसके कंपैरिजन में जो अल्ना है उसकी जो लेंथ है वो स्मॉल है, तो इसको हम बोलेंगे अल्नार नेगेटिव वेरिएंस। लेकिन पॉजिटिव वेरिएंस में क्या होता है कि जैसे ये रेडियस है और जो अल्ना होगी उसकी भी साइज इसके इक्वल होगी, तो इसको हम बोलते हैं अल्नार पॉजिटिव वेरिएंस। तो जैसे इस डायग्राम के अंदर क्या है कि ये हमारी अल्ना है और जो अल्ना जो है इसकी जो लेंथ है रेडियस से स्मॉल है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव वेरिएंस, अल्नार नेगेटिव वेरिएंस। और अगर इन दोनों की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है, अल्ना की यानी कि जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो होता है अल्नार पॉजिटिव वेरिएंस। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, पॉजिटिव यानी कि अल्ना की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, और नेगेटिव यानी कि अल्ना की जो लेंथ है वो कम है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगर सपोज करो कि ये अल्नार पॉजिटिव वेरिएंस होता है, यानी कि इन दोनों की जो लेंथ, अल्ना की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होता कि जो भी स्ट्रक्चर्स होते ट्राइक्वेट्रम और अल्ना के बीच में, तो जब भी हम अल्नार डेविएशन करते तो ये जो साइज़ होती है वो और भी ज़्यादा छोटी हो जाती। अब क्योंकि इसके अंदर जो इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है, तो यहाँ के बीच के जो भी स्ट्रक्चर्स होते वो इम्पिंच होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते। तो जब भी अगर मैं अल्नार डेविएशन करती या फिर रेस्ट अपना एक्सटेंशन करती, अल्नार डेविएशन करती, तो यहाँ के जो बीच के जो स्ट्रक्चर्स थे तो वो बहुत ज़्यादा इम्पिंच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अल्नार पॉजिटिव वेरिएंस के अंदर। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए जिनके भी अल्नार पॉजिटिव वेरिएंस होता है तो उनका जो TFCC होता है, यानी कि ट्रायंगुलर फिब्रोकार्टिलेज होता है, उसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है, वो थिन होता है। क्योंकि अगर ये थिक होगा तो और ज़्यादा जो इम्पिंचमेंट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अल्नार पॉजिटिव वेरिएंस के अंदर जो इसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती है ताकि वो इम्पिंचमेंट को अवॉइड कर सके। और जो अल्नार नेगेटिव वेरिएंस होता है जिसके अंदर अल्ना की जो लेंथ होती है वो कम होती है, उसके अंदर इम्पिंचमेंट के इतने चांसेस नहीं होते, इस वजह से उसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है TFCC की। तो अगर अल्नार पॉजिटिव वेरिएंस हुआ तो वहाँ पर इम्पिंचमेंट के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन अल्नार नेगेटिव वेरिएंस के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अंदर एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम किनबॉक्स डिजीज़ या फिर एवेस्क्युलर नेक्रोसिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब अल्नार नेगेटिव वेरिएंस होता है, यानी कि जो इसकी जो लेंथ है वो कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। यानी कि जो ल्यूनेट होती है हमारी कार्पल बोन, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो लोड है वो आने लगता है। तो उस वजह से क्या होता है, टाइम के साथ में ये डीजनरेशन के अंदर चली जाती है ल्यूनेट बोन, और इसके अंदर एवेस्क्युलर नेक्रोसिस हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं किनबॉक्स डिजीज। अब अगर हम लास्ट रेडियो कार्पल जॉइंट के कैप्सूल के बारे में बात करें तो इसका जो कैप्सूल होता है वो थोड़ा सा लूज होता है,
और इसी वजह से जब भी कैप्सूल लूज हो या फिर वीक हो तो उसको रीइंफोर्स करने कौन आता है, लिगामेंट्स, राइट। तो हमने एक तो लिगामेंट्स की इंटरोसियस लिगामेंट्स के बारे में बात की थी, तो ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये भी इसको रीइंफोर्स करते हैं, इनके जो कैप्सूल होता है उसको। और उसके अलावा ये तो हो गए इंट्रिंसिक लिगामेंट्स, इसके अलावा कुछ एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स भी होते हैं, वो भी इसको रीइंफोर्स करते हैं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स भी होती है और लिगामेंट्स भी होते हैं। तो इनका बेसिकली मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी कि जैसे ये मेरा रिस्ट जॉइंट है, तो जो रिस्ट जॉइंट के अंदर ही जो स्ट्रक्चर्स है, जो मसल्स है या फिर लिगामेंट्स है, तो उनको बोलेंगे इंट्रिंसिक। लेकिन इस जॉइंट के बाहर से अगर कोई स्ट्रक्चर आ रहा है, यानी कि मेरी जैसे फ्लेक्सर मसल से जो एपिकोंडाइल से आ रही है, तो वो अगर इसको क्रॉस करेगी या फिर इधर आएगी तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, क्योंकि ये इस जॉइंट के बाहर से कोई चीज़ आ रही है, तो इस वजह से उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। और जो उस जॉइंट के अंदर ही कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो कि इस कैप्सूल को और ज़्यादा रीइंफोर्स करते हैं। इंट्रिंसिक के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी और इन लिगामेंट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके अंदर हम अब मिड कार्पल जॉइंट को कवर करेंगे। अभी हमने रेडियो कार्पल जॉइंट को कवर किया था, अब हम बात करेंगे मिड कार्पल जॉइंट की हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को रेडियो कार्पल जॉइंट को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होगी इस वीडियो के थ्रू। प्लीज़ मेरी वीडियो को जाओ, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।